Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing principles of inheritance and variation. In the last class, in the last session, we have discussed the dihybrid cross. This is very important for the exam point of view. We have discussed simultaneously and we have learned the law of independent assortment. Now we are going to start with the chromosomal theory of inheritance, which is also very important point from the exam point of view and from the learning point of view too. ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं chromosomal theory of inheritance. So बच्चे, chromosomes, what are chromosomes, what are DNA, what is genetic material, how they are all known as. खुद से अपने से सवाल पूछो कि chromosomes क्या होते हैं, डीएनए मटेरियल क्या होता है. ये सारी चीजें आपको आज खुद पे अपने सवाल पूछने हैं और खुद जानने की कोशिश करनी है. पहले जब तक सवाल नहीं पूछोगे नीड नहीं होगी जानने की, नीड नहीं होगी आज की क्लास डिस्कस करने की. तो सबसे पहले आप अपने से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स. सेकेंड क्वेश्चन अपने खुद से अपने दिमाग से पूछेंगे what is need for chromosomes. तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछेंगे how chromosomes formed or sits with genes or DNA in nucleus of cells. 11th क्लास में वैसे आप काफी कुछ जान चुके हैं इस विषय में, मगर अब अगर मैं बात करूं तो अब आप थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. अब आप ये जानेंगे कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं. बच्चे, आपने कभी देखा हो कि मम्मी कभी कभी कंघी करती है, और कंघी करती है तो बालों का गुच्छा आ जाता है ना, मम्मी का बालों का गुच्छा आ जाता है ना, वो मम्मी के बाल टूटते हैं और वो उसमें आ जाता है, कंघी में आ जाता है. फिर मम्मी क्या करती है, उस कंघी में से उस बालों के गुच्छे को उसकी छोटा सा गोल गोल करके उसको फेंक देती है. तो उस डायग्राम को, उस गुच्छे को अपने दिमाग में एकदम से विजिबल करो और अपने दिमाग में लाओ और उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं. ठीक है बच्चे, वो जो बालों का गुच्छा होता है जो इंटरमिंगल्ड तरीके से मम्मी उसमें से निकालती है कॉम में से और उसको इंटरलिंक्ड करके कॉम्पैक्ट करके उसको फेंक देती है. तो बच्चे, वो जो इंटरलिंक्ड बालों का गुच्छा है considered it to be as the genetic material. अब जेनेटिक मटेरियल वो किससे बना है, बालों के गुच्छे से. सो जो बाल है जिससे वो जेनेटिक मटेरियल, वो बाल का गुच्छा बना है, that ball considered to be compare it to be as the chromosomes. Chromosomes are thread or the fiber-like structure which sits intermingling, which when two chromosomes sit intermingling with each other, ऐसे यूं करके बैठे होते हैं बच्चे. ठीक है, इंटरमिंगल्ड तरीके से. अब जीन्स क्या होते हैं, जीन्स इन धागों पे मोतियों की तरह चिपके होते हैं. क्या बोला मैंने, जीन्स इन धागों पे मोती की तरह चिपके हुए होते हैं. और जो इसमें आपका डीएनए होता है बच्चे, क्या मैं बोल रही हूं, डीएनए जो होता है, ये मोती डीएनए से बने होते हैं. कंसिडर्ड एज द मोती माला. ठीक है, मोती की माला, पर्ल माला सबने देखी है, वेरी गुड, सबने देखी है. नहीं देखी तो मम्मा का ड्रॉर खोलना ज्वेलरी वाला, या मम्मा का बॉक्स खोलना वो ज्वेलरी वाला, और उसमें से देख लेना कोई पर्ल माला मम्मी की पड़ी हो तो. ठीक है, कंसिडर्ड इट टू बी एज द पर्ल नेकलेस. ठीक है, अब पर्ल नेकलेस में क्या होता है, या कभी पर्ल नेकलेस बहुत ज्यादा भारी हो रहा हो तो गेंदे के फूल की माला तो आती होगी, वही तो देखिए वो किससे बनी होती है बेटे, उस पे एक थ्रेड का स्ट्रक्चर होता है पहले तो. ठीक है,
मैंने ये बना दिया थ्रेड, ये मैंने बना दिया थ्रेड। अब इस पे मैंने गेंदे के डिफरेंट फूल लगा दिए। ठीक है, तो बेटा जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड दिख रहा है अंदर, ये तो हो गए आपके क्रोमोसोम्स। ये जो मटेरियल है, ये जो बीड्स लगे हुए हैं किसी नेकलेस में या फूल लगे हुए हैं माला में, ये फूल हो गए आपके जीन्स। इतने बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे गुच्छों में होते हैं। या मैं इसको आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। Like the beads. ठीक है, अब मैं इसको जब आउटलाइन करूंगी, ये देखो, ये ठीक है। ये जो बीट्स हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम है। इस पे जो लगे लाल लाल कलर के मोती दिख रहे हैं, जो भी अभी हमने शेड्स किए हैं, दीज आर जीन्स। अब इन जीन्स के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। इन जीन्स के अंदर बच्चे क्या होता है? डीएनए होता है। समझ में आ रही है कि ये जो आपके बीड्स हैं, these are your chromosomes material. Chromosomes materials are made, chromosome threads are made up of the genes जो उनके ऊपर लगे होते हैं, और ये जो जीन्स उनके ऊपर लगे होते हैं, समझ में आ रही है? ये जो जीन्स उनके ऊपर लगे होते हैं, ये जीन्स के अंदर, ठीक है, द मोती, ये जो पर्ल मोती होते हैं, मैं व्हाइट कलर का नहीं बना सकती, सो आई टुक द रेड कलर। और ये जो मोती बने हुए हैं डीएनए से, डीएनए मॉलिक्यूल से, ठीक है। डीएनए इज अ काइंड ऑफ एन मॉलिक्यूल, atom, everything is made up of matter, every matter is made up of molecules, and then molecules, atoms, and that atom is made up of electrons in that thing.
स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, राइट। तो ऐसे ही ये जीन्स बने हुए हैं डीएनए मॉलिक्यूल से। किससे बने हुए हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंड डीएनए इज द मेन इंफॉर्मेशन जो इससे उधर तक जाती है, वन पर्सन वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों को ये तो पता चल गया कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स, ठीक है। चेक कर लेंगे इसको कि ये हम लोगों ने जान लिया कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। व्हाट इज द नीड फॉर क्रोमोसोम्स? अब क्या जरूरत है क्रोमोसोम को? अगर बच्चे, अब इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, ठीक है, हेयर का, स्किन का, आंखों का, पूरी बॉडी की प्रोटीन, सीरोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं जो कि मदर के अलग होते हैं, फादर के अलग होते हैं, ठीक है। अगर वो अब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसकी कोई इंडिविजुअलिटी तो होगी, और वो इंडिविजुअलिटी बनेगी इन्हीं मदर और फादर के ट्रेट्स को काट पीट के 50% वहां से उठाया, 40% वहां से उठाया, ठीक है, तभी होती है। तो इन द सेम मैनर जब ये ट्रेट्स हम लोग उन्हीं उन्हीं मदर और फादर के या दो पेरेंट के ट्रेट्स हम लोग जब कॉम्बिनेशन बना के ऐसे करने स्टार्ट करेंगे तब बहुत सारे ट्रेट्स हो जाएंगे, तो हम कैसे उठाएंगे उनको? इसीलिए क्रोमोसोम्स, देयर इज अ नीड ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर आर बिलियंस ऑफ जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट फॉर ईच द कैरेक्टर, ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। और उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक ही क्रोमोसोम पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर वो बीड्स जो लगे हुए हैं वो हर कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, समझ में आ रही है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स की जरूरत हुई कि हर उसमें थोड़ा कि पहले पहले स्टैम्प हाइट का होगा पास ऑन जीन, फिर उसका होगा, फिर उसका होगा। मतलब ये जो क्रोमोसोम मटेरियल जो गेमेट्स के अंदर होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, यही पास ऑन हो जाता है, जिसमें होल बॉडी का नक्शा, होल बॉडी का सीरोलॉजिकल चार्ट वगैरह होता है। तो अब समझ में आ गया व्हाट इज द नीड फॉर द जीन क्रोमोसोम्स मटेरियल एंड हाउ क्रोमोसोम्स और होम फॉर्म्ड और सिट्स विद द जीन और न्यूक्लियस इन द। तो अब क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनके ऊपर मोती की माला या मोती या फूल वगैरह इनके ऊपर इनमें अंदर गड़े हुए होते हैं, जड़े गए होते हैं, और डीएनए से बने होते हैं ये फूल, ये मोती, जो क्रोमोसोमल थ्रेड बना रहे होते हैं। इंटर, दो क्रोमोसोम्स एक उसमें बैठते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के जीन्स होते हैं, जैसे कोई अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के जीन हो गए, फॉर एग्जांपल हाइट का, कलर का, ठीक है। और वो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक दूसरे से ऐसे इंटरमिंक्ट करके, ऐसे इन दैट इंटरमिंक्ट तरीके से ये लोग बैठे हुए होते हैं। तो दिस इज व्हाई द नीड ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम लिख लेते हैं। Mendel published his work on inheritance of character जिसमें उसने सिर्फ प्लांट्स को डिफाइन किया था, ठीक है। पी प्लांट्स को उसने बता दिया जीन में जाते हैं, बट 1900 में अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था उसका काम, लोगों को उसका वो नहीं मिला था, ड्यू टू फर्स्ट रीजन कुड बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं थे इतने तगड़े, इसीलिए उसका जो ये काम था इतना तगड़ा जो उसने जीन्स पे किया था, इनहेरिटेंस पे किया था, इनहेरिटेंस वेरिएशंस पे उसने इतना बड़ा काम किया था, इतनी बड़ी थ्योरी दी थी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था, ठीक है। सेकेंडली, इनको आप क्वेश्चन में ले सकते हो कि व्हाट आर द why Mendel work remains unrecognized for several of years, ठीक है। Secondly, genes or factors as
stable and discrete units, ध्यान से देखना ये वाला, discrete units that control expression of each pair of each trait, rather expression of each trait and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by the people as an explanation on continuous variation seen in as explanation on continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel approach of using mathematical logic in biological phenomena was totally new and unaccepted to many biologists who believe biology science is not based on any logical or rationalized thinking, or not thinking, philosophies, you can add it just like that. कि बायोलॉजी में बच्चे वो मानते थे कि बायोलॉजी में कभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, बस ये है ऐसा। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की बायोलॉजिस्ट ने कि ये अगर फिनोमिना हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है। उनको ठीक है ये फिनोमिना हो रहा है, चीटफाड़ करके देख लिया, ऑर्गेनिजम्स की प्लांट्स का डायसेक्शन करके देख लिया, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है। उन्होंने खासी उनका पर्पस जानने की कोशिश नहीं की, उस पर्पस के पीछे जो रीजन था, एक रैशनलाइज लॉजिकल रीजन था, कांट उन्होंने वो रीजन कभी फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की। लास्ट जो बहुत इन द टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये सोचते थे
कि ठीक है ये चीज हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक हो रही है। अब हम लोगों को सिर्फ हम लोग इसका फंक्शन जान सकते हैं, दैट हाउ, कि ये कैसे होता है। हम ये नहीं जान सकते कि ये क्यों होता है, ठीक है, हम ये नहीं जान सकते ये क्यों होता है, हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें इन फाइनली अब मेंडल का वर्क क्या क्या सजेस्ट कर रहा था, मेंडल वर्क suggested that factors or genes were discrete units, but he could not provide any physical proofs for factors or genes he was। अब मेंडल क्या कर रहा था, his थ्योरी, अब मेंडल की थ्योरी was based on, अब बच्चे मेंडल की थ्योरी कंप्लीट, ठीक है, मेंडल की थ्योरी कंप्लीट और कंप्लीट तरीके से फैक्टर्स और जीन्स पे बेस्ड थी, ठीक है। जो वो फैक्टर्स चीज बोल रहा था सारी उस पे थी कि अगर ये फैक्टर इससे होगा, लेकिन लोग तो उसके फैक्टर्स और जीन्स की थ्योरी को झुटला रहे थे। वो थ्योरी को उसकी क्यों झुटला रहे थे, वो ये कह रहे थे कि क्या आप तेरे पास क्या प्रूफ है, मैं दे वर सेइंग कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मेंडल जो तू बोल रहा है मेंडल कि ये जीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हाउ यू गोना physically prove the presence of factors which is there inside the nucleus of the body, which is there in the nucleus, how you are gonna prove। and तब इतनी ज्यादा कोई डेवलपमेंट ऑफ वो भी नहीं हुई थी, और उसकी मैथमेटिकल अप्रोच थी। तो मैथमेटिकल रोज में अप्रोच कह रहे हैं दिस ही इज जस्ट अ प्रिडिक्टिंग। लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन दे रहा है एक टाइप की, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसने एक प्रिडिक्शन दिया, फालतू सा फॉर्मूला बता दिया, उसके हिसाब से ये मैथमेटिक्स के हिसाब से तुक्का लगा के, लेकिन बायोलॉजी मैथमेटिक्स पे थोड़ी बेस करती है, बायोलॉजी तो परमात्मा का है सारा तामझाम, तो ही इज रॉन्ग, ठीक है। बट अल्टीमेटली 19 में ड्यू टू द एडवांसमेंट कॉल्ड द मशीन कॉल्ड माइक्रोस्कोप्स के आने से 1900 में जीन्स का फिजिकल प्रूफ भी मिल गया, और फिर मेंडल की थ्योरी को एक बार रीओपन किया गया। फिर साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन को केयरफुली ऑब्जर्व किया और तब कंक्लूजन्स पे पहुंचे कि यस देयर इज समथिंग व्हिच इज गोना पास फ्रॉम द parent body to the new progeny, to the new offspring, and these are in the form of the factors which Mendel suggested, and yes these are also known as genes। फिर उन लोगों को ये पता चला कि नहीं, वो पागल नहीं था, वो जो अपनी मैथमेटिकल कलेक्शंस कैलकुलेशंस उसने डाटा कलेक्ट किया था ऑब्जर्वेशंस वाला, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। और आज तक इतना बड़ा भारी मात्रा में डाटा जीन थ्योरी पे हुआ ही नहीं है। उसका डाटा बहुत ज्यादा नीट था, क्लियर था, कंसाइज था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी मेंडल के वर्क में, डाटा में। उसके बाद लाखों साइंटिस्ट ने वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना पे भी रिसर्च किया, एंड दे आल्सो गेट द क्लीन एंड द नीट एंड क्लीन डाटा, ठीक है। उनको भी जो डाटा मिला वो नीट और क्लीन मिला। सो दैट्स वाई, सो इसीलिए मेंडल के वर्क को एप्रिसिएशन मिला इन द लेट आफ्टर 1900। और उसके बाद
3 साइंटिस्ट थे बच्चे इन 1900, 3 साइंटिस्ट आर देयर। ये थोड़ी सी इनकी नॉलेज आपके साइंटिस्ट के लिए। 3 साइंटिस्ट थे, डेवरिज, कॉरेंस और वॉन स्कमार्क। वॉन स्कीमार्क 3 साइंटिस्ट थे, डीवरीज, कॉरेंस, वॉन स्कीमार्क। ये जो साइंटिस्ट थे इंडिपेंडेंटली rediscovered Mendel's results observing each aspect under microscope on inheritance, observed cell division and discovered that during cell division some structures led some structures are there can be visualized after staining called chromosomes, and genes are present on their surfaces. जो जीन है they are present on their surfaces and divide in 2 ways. 2 ways से डिवाइड करते हैं, that is mitotically, meiotically. ठीक है, 2 ways से डिवाइड करते हैं, वो उन्होंने फर्दर इन प्रोसेस इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाय chromosome movement, by chromosomes movement during meiosis have been worked out। और ये कुछ तरह के पैटर्न्स मूवमेंट्स भी शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, महान साइंटिस्ट था, उसका नाम था बच्चे वॉल्टर शटन। वॉल्टर स्यूटन एंड बोवरी, थियोडरी बोवरी, they both noted behavior of chromosomes they both noted the behavior of chromosomes to explain Mendel law।
अब वो वाली चीजें याद करो जो आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ी। माइटोसिस, इक्वेशनल डिविजन्स, meiosis, reductional divisions। ठीक है, और क्या पढ़ी? The two alleles of a gene pair are located, very important, are located on homologous site on homologous chromosomes। जैसे these are two chromosomes, for example this is G1, this is your chromosome, this is your one chromosome, this is your one chromosome, this is your one chromosomes। अब G2 फेज में क्या होता है, ये बन जाते हैं पूरे। देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे ही ऊपर बन रहा है, ऐसे ही ऊपर बन रहा है, ये है। ये जो छोटे वाले क्रोमोसोम्स थे ये बन जाते हैं, ये जो ग्रीन वाले थे ये बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो ये थे ये जुड़ जुड़ के बन जाते हैं, इनका रेप्लिकेशन होता है इंफॉर्मेशन का। G1 phase is the synthesis phase, right बेटा? और ये बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मियोसिस ऑफ एनाफेज में? अब ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द बाइवेलेंट, ये होती हैं बेटे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड सिस्टर्स। दो प्रकार के बाइवेलेंट, ठीक है। मियोसिस फेज में क्या होता है बच्चे, ये और ये और ये टूटते हैं, ठीक है। मतलब कि मियोसिस एनाफेज 1 में ये अलग हो जाते हैं, दीज टू सिस्टर्स, और मियोसिस सेकेंड में, दिस इज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड में जो कि एनाफेज है उसमें क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, ये एक है, ऐसे ही इसका एक पेयर, ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये पूरे पूरे।
मैं इसको ब्लैक पेन से आउटलाइन कर दूं तो इट विल बी लाइक दिस, it will be like this, and same it is for this. ठीक है, ये अलग हो जाते हैं. देन मियोसिस सेकेंड एनाफेज, दिस इज द मियोसिस सेकेंड एनाफेज. ठीक है, और इसका ये अलग हो गया, इसका ये ग्रीन होना था बच्चे, हो गया. एक एक उसका अलग हो गया. दिस इज मोनोवेलेंट, इसको बोलते हैं बेटे बाइवेलेंट, इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट. और यही वो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स हो गए. मतलब ये बहुत सारे कैरेक्टर के होते हैं, 2 कैरेक्टर्स के होते हैं बहुत ज्यादा. मतलब एक कैरेक्टर दो दूसरा कैरेक्टर. ठीक है, बायोवेलेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है सेकेंड मियोसिस एनाफेज में, जबकि ये अलग अलग होते हैं. मोनोवेलेंट मतलब एक कैरेक्टर से आते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये सारे कैरेक्टर सेम हो जाते हैं. देखो देख रहे हो कि पहले ये G1 फेज में सिंथेसाइज करते हैं, G2 फेज में ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर में सेपरेट होते हैं. ठीक है, दिस आर बाइवेलेंट. वो जो हमने आर 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 ये बनाया था ना, वो ये फॉर्म है द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स की. ठीक है, इसमें से ये अलग हो गया, ये पेयर अलग हो गया, ये पेयर अलग हो गया, ये फिर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. फिर ऐसे ही इसमें से ये हो गया, ये 2 कैरेक्टर के हो गए ये क्रोमोसोम्स. ठीक है, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं बेटा सेकेंड मियोसिस एनाफेज में. ठीक है, अलग अलग होने के बाद ये जो जर्म सेल्स बना लेते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस या हेट्रोलोगस. ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं. Comparisons between the behavior of chromosomes and genes. जीन्स और होमोक्रोमोसोम्स का कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट है. तो जीन्स और क्रोमोसोम्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले तो हम लिखेंगे अकर्स इन पेयर्स, सेम अकर्स इन पेयर्स. ओके, दिस इज क्रोमोसोम्स, दिस इज जीन्स, पहला. दूसरा segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. ठीक है, सेकेंड में हम लोग इसमें लिखेंगे segregate at gamete formation and only one of each pair is transmitted to gamete. सेम है ये सेकेंड पॉइंट. ठीक है, segregate at time of gamete formation such that one of pair is transmitted to a gamete. दूसरा है बेटे
independent pairs segregate independent to each other. तीसरा है one pair segregates independent to each other. इसका मतलब है कि अगर मैं जीन्स की बात करूं तो जीन्स में वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब जो एक डाई हाइब्रिड का हमने लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में किया था, तो एक जो पेयर फॉर्म हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। मतलब कि जैसे आर का स्ट्रक्चर है तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप सेग्रीगेट कर लेगा, ठीक है। अब वो उसमें अगर उसकी बात करिए इंडिपेंडेंट, जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम है, दिस इज योर क्रोमोसोम्स, तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो पेयर होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, ठीक है। जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए, सो दे विल सेग्रीगेट लाइक दैट, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये ऐसे पेयर्स में बने होते हैं ना, मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक है, ये ऐसे इंटरलिंक्ड करके ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट पेयर होता है, ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंट पेयर। और इसमें क्या होता है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब ये एक पेयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेयर है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज द इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मिलकर क्रोमैटिड बोल दो इसको, बेसिकली ये बना है क्रोमोसोम, ये पूरा बन गया क्रोमोसोम जिसमें दो क्रोमैटिड हैं, ठीक है, ये इंटरलिंक्ड करके, ठीक है, दीज आर दो बने हुए हैं ये। अब जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो बेटे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे होते हैं, तब जिसमें सिर्फ एक बच जाए, ये अलग आ जाए, ये दूसरे पोल पे आ जाए। और जब जीन की बात कर रहे हैं तो जीन जैसे ये आर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जीन है एक, ठीक है, ये दो पेयर से बने हुए हैं, ये अलग हो जाते हैं, मतलब ये एक पेयर अलग, ये एक पेयर अलग, जो बनके ये बना रहा है। ये बात समझ में आई कि कैसे इनकी पेयरिंग हुई है। वो ये एक पेयर, वो बेटे इंडिपेंडेंट पेयर्स में अलग होते हैं, ये पेयर अलग हो जाता है, ठीक है। वो जो होते हैं वो पेयर में ही रहते हैं, पेयर में ही अलग होते हैं, ये पेयर में अलग नहीं होते हैं, समझ में आ रही है, ये इनके पेयर अलग हो जाते हैं। दिस इज अ पेयर, ये पेयर टूट गया, ये पेयर्स में टूट गए, समझ में आ गई। पॉसिबिलिटीज मैंने दिखा ही दी हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है पेयरिंग की। फॉर एग्जाम्पल ये एक है और ये एक है, ये लाल वाला एक है और ये हरा वाला एक है। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब इनकी पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करो कि कैसे कैसे पेयरिंग होगी, ठीक है, कैसे कैसे पेयरिंग हो सकती है, हम लोगों ने वो बनाना है। मतलब कि ये जो शॉर्ट वाला है, ठीक है, ये जो शॉर्ट वाला है ये इसके साथ बन सकता है,
ठीक है, ये ऑरेंज वाला ग्रीन से भी बन सकता है। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा कि ये जो ऑरेंज वाला है ये रेड क्रोमोसोम से मिल जाए। ये ऑरेंज, ये बदल गया ना, मैंने इसको मैंने घुमा दिया, तो मैंने ये घुमा दिया, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वन कि वन लॉन्ग, पॉसिबिलिटी वन लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन ट्रेट का क्रोमोसोम, ठीक है, लॉन्ग येलो और एंड शॉर्ट रेड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट रेड, पहला, और वन लॉन्ग येलो, वन शॉर्ट ग्रीन। ठीक है, तो अगर ये होंगे तो बेटे ये 4 तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, बन गए 4 अलग अलग। ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये, ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी होंगी, ऑरेंज और येलो। अब इसमें ये वाला तो ये हो जाएगा और ये वाला इनका बन जाएगा, तो मतलब ये एक सेट शॉट का, सो द टू पॉसिबिलिटीज विल अराइव। ठीक है, जो उसमें आप लोग इनकी इंटरमिंगलिंग कर सकते हो। इंटरमिंगलिंग का मतलब है इनकी फेर बदल कर सकते हो। सो 2 पॉसिबिलिटी आ गया। बाकी हम लोगों ने G1 फेज, G2 फेज, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज, डायग्रामेटिकली समझ लिया है कि डायग्रामेटिकली अगर हमने उनको शो करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसको बेटे इनको कहते हैं लिंकेज। हाउ यू गोना लिंक देम, इसको कहते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक लिंकेज मैपिंग भी होते हैं कि ड्रॉ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द मैप ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला, डिस्टेंस between 2 genes A and B is 3 mu units. Distance between A and D is 10 units. तीसरा, distance between AC is
6 and 10 units. Calculate AD. Calculate AD. You can do one thing. सिक्स यूनिट्स ले लो इसको सिंपल, इसको 10 यूनिट्स ले रहे हो तो इसको 6 यूनिट्स ले लो। तो आपने इसको करना है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे एक मैप और ग्राफ का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर में है ये, आप इसको देख सकते हो, जो बनेगा सीबीएसई सैंपल पेपर में उसमें भी आएगा, ये एक सैंपल पेपर में डाला है सीबीएसई वालों ने, तो इसको जरा क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और सारी चीजें, और हम लोग डिस्कस करते हैं आपका पेज नंबर 83 एनसीईआरटी में बेटा 2 ड्रोसोफिलास बने हुए हैं। इसमें एक चीज बोवरी, इनके नाम जरूर याद रखने हैं, एंड सुटन, बोवरी और सुटन argued on the pairing and separation of pair of chromosomes that would lead to the segregation of a pair factors they carried certain united the knowledge of chromosomes or chromosomal segregation theory with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. अब according to this Thomas Hunt, very important, Morgan discovered basis for variations at sexual reproduction produced Morgan theory on Drosophila melanogaster. इनकी ये एनिमल्स हैं जिनकी शक्लें आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 83 में दी गई हैं। क्या हुआ, विटिस, सटन एंड बॉवरी वर कंफ्यूज्ड कि जो उनकी थ्योरी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी में अगर सेग्रीगेशन पेयर हो रहा है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, अगर सेग्रीगेशन पेयर हो रहा है क्रोमोसोम्स का, दैट मीन्स उनके जीन्स का भी पेयर हो रहा है, क्योंकि जीन्स तो क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं ना। तो इनमें उनकी हुई
और मेंडेलियन वर्क को सटन ने, ठीक है, मेंडेलियन वर्क को सटन ने कैरी फॉरवर्ड किया कि अगर क्रोमोसोम्स का पेयर सेग्रीगेट कर रहा है तो दैट मीन्स जीन्स के भी पेयर सेग्रीगेट कर रहे हैं। इस नॉलेज को उसने बेसिस मान के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मानी। फिर उसके बाद जो आपका थॉमस हंट मॉर्गन था, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्लाइज पे अपने रिसर्च किया, उसी का कलीग था सटन का, उसी पे उसने थ्योरी दी वेरिएशंस की कि क्यों वेरिएशंस दिखाई दी जा रही हैं, कैसे वेरिएशंस दिखाई दी गई, कैसे वेरिएशंस सामने आई, किन किन बातों के प्रोस्पेक्ट से। उसने मेलानोगास्टर में देखा कि एक तो छोटी फ्लाई, एक बड़ी फ्लाई, ठीक है, मेल फीमेल, ये वाले इतनी, इसीलिए ज्यादा उसने सूटेबली इन दोनों फ्लाइज को, ड्रोसोफिला फ्लाइज को लिया, क्योंकि बच्चे इनका शॉर्ट लाइफ होती है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती और बहुत ज्यादा शॉर्ट, अबाउट 2 वीक्स की लाइफ होती है, और उसमें आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आता है। उसने अगर वेरिएशंस देखने की कोशिश करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी उसने देखने की कोशिश करे रिजल्ट्स वो बहुत जल्दी आ गए। इसी वजह से जो मॉर्गन था उसने अपनी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को उन पे रिसर्च किया, ठीक है। एक मीडियम टाइप लेबोरेटरी में उन्होंने इन बटरफ्लाई, इन फ्लाइज को रखा, बिकॉज कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट उसके सामने नहीं आए। देयर वॉज डिफरेंशिएशन of sexes of male and female easily, which is distinguishable, which is distinguishable। तो उसने देखा कि अगर एक ब्लू कलर की एक ब्राउन फ्लाई को एक ब्लू कलर फ्लाई पे करा दिया जाएगा तो वेरिएशन कैसे आ रही, जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे किया था ना। तो जब भी आप कोई थ्योरी सामने रखते हो तो आपके पास उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन डाटा चाहिए होता है। सटन ने अपनी थ्योरी दे तो दी, कोई डाटा नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, उसका आगे कैरी फॉरवर्ड वेरिएशन का जैसे मेंडल ने किया था वैसे ही मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया, और उन्होंने सेक्सेस का डिफरेंशिएशन किया इन पे, फ्लाइज पे, क्योंकि क्रोमोसोम्स आपके मोर ऑफ द एनिमल कैरेक्टर माने गए हैं, तो इसने उन्होंने फ्लाइज पे दिया। फ्लाइज पे उन्होंने ऐसा दिया कि उन्होंने फ्लाइज को डिफरेंशिएट करके ये बताया कि हाउ द फ्लाइज वेरीज, हाउ द क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आ रहे हैं, जो थ्योरी दी है उसके ये वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी गोइंग कंप्लीट द unit of this. We have not yet completed the chapter. We have left with the linkage and the genetic disorders. ठीक है, genetic disorders or linkage and recombination we are left with, but we are now till we have covered the chromosomal theory of inheritance, which is very important for the CBSE point of view. अब we have completed the major part of the chapter, which is very basis for your next chapter, that is molecular inheritance of DNA. DNA समझने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। That is your chromosomes, that is your DNA, that is your this gene theory. किसने दी, कैसे दी, कहाँ पे दी, कैसे नहीं दी, ये सारी चीजें एक टाइप से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात, हम लोगों ने आज डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाने सीखे, डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाने सीखे। डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन 101% क्वेश्चन में आता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं उस टाइम पे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटे ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो वो 3 नंबर में आएगा या वो 5 मार्क्स में आएगा। वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पार्ट्स दे दिए जाते हैं, 2, 1 और 2, ऐसे दे देंगे, या 2 या 1 नंबर के दे देंगे, कि मतलब 5 पार्ट्स दे दिए, 2 नंबर का और बाकी सारे 3 नंबर के, या 3 नंबर का बाकी सारे 2 नंबर के। उसमें बेसिकली वो तुमसे उसी ग्राफ
ये जो क्वेश्चन जो तुम डाई हाइब्रिड बनाओगे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डाई हाइब्रिड बनाया तो डाई हाइब्रिड में पूछ लेंगे कि कितने तुम्हारे बचे थे, कितने तुम्हारे ये रेड येलो बने, कितने तुम्हारे रेड ग्रीन बने, कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट थी, कितने हेट्रोजाइगस बने। तुम्हें क्या लगता है कि जो हेट्रोजाइगस स्पीशीज बनी वो होमोजाइगस की स्पीशीज से कितनी डोमिनेंट थी, कितनी रिसेसिव थी, कितने का रेशियो हेट्रो और होमोजाइगस के बीच में कितने का रेशियो आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन को उसी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन देंगे वो उस पर पूछ लेंगे। इसके लिए तुम लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना आना चाहिए। जब तक तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना नहीं आएगा वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही उठा के आ जाए, जरूरी बिल्कुल नहीं कि ये का ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि रेड और ग्रीन और येलो का ये सारे ग्राफ बनाओ। सबसे पहले तुम लोगों को क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक के लिए लॉ ऑफ अलॉटमेंट के हिसाब से उनको अलग करो, उनको अलग करो, फिर सबके चारों के हिसाब से बनाओ। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया ना बच्चे, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया जब हमने लॉ ऑफ अलॉटमेंट पढ़ा था। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने जो किया था लॉ ऑफ अलॉटमेंट जब हमने किया था तो अलग अलग ग्राफ बनाए थे ना, आर के और आर वाई के, और उनको फिर कॉम्बिनेशन में डाला था। इन द सेम वे वही कॉम्बिनेशन पहले आप लोगों ने बनाना सीखना है, फिर उनको कंबाइन करना है, फिर आपको ऊपर से लेके नीचे तक डाई हाइब्रिड का एक अलग ग्राफ बनाना है। Then you're gonna learn and differentiate the difference between the monohybrid and the dihybrid which has the two contrasting trait। फिर उसके बाद आपको लिंकेज करनी है, कि लिंकेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्रोमोसोम्स में शॉर्ट लॉन्ग में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। देन यू आर गोना डू एवरीथिंग इन डिटेल। So in the next session we're going to discuss and complete the chapter with the linkage recombination and the genetic pedigree chart and the disorders, the tool topics left for the chapter, and we're going to complete the major part of the unit and the first chapter of the genetics and the evolution unit. So please keep revising and have your doubts to me, and ये जो चैप्टर है इसको याद करके पढ़ने का पैटर्न अपनाओगे तो जल्दी याद होगा, इजीली याद होगा। जितना लिख के समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा याद होगा, पढ़ने से इतनी इजीली नहीं आएगा। जस्ट ट्राई टू राइट एंड solve with a diagram and NCERT. So just keep revising. All the best. Good luck.